बच्चों, पहले तो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक कोड। ठीक है बच्चों, तो आप सब लोगों की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, उम्मीद करते हैं हम। और जैसा हम पहले भी कहते हैं और हर क्लास में कहते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है कि मुश्किल है समझने में, तो आप हमें, क्योंकि आप सभी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो आप सभी अपने क्वेरीज को व्हाट्सएप में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होंगी, बट चलिए अच्छा ही है, थोड़ा और अच्छे से समझ लेंगे इसको। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड, राइट? तो बेसिकली होता क्या है, जेनेटिक कोड। ठीक है, तो अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसका ये जो टर्म दिया गया था, सबसे पहले ये दिया था जॉर्ज गैमो ने। ठीक है, तो जेनेटिक कोड के बारे में जो सबसे पहले बताया गया था वो जॉर्ज गैमो के द्वारा बताया गया था। बाद में फिर निरेनबर्ग, मैथई खुराना, ये सब लोग आए जिन्होंने इस पर अपने अपने तरीके से अलग अलग काम किए हैं। ठीक है, हम इनको भी समझेंगे आगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखिए हम सभी जानते हैं कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये जेनेटिक कोड की डिस्कवरी चल रही थी, तब जब ये आया कि जेनेटिक कोड कैसे पता चलेगा क्या है, तो उसी के ऊपर हम लेके चलते हैं थोड़ा सा आपको। ठीक है, तो हुआ क्या था, उससे पहले हमने कहा कौन आए, जॉर्ज गैमो आए। ठीक है, इन्होंने बताया जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, तो हमें एक पता चला कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं, 20। ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनको कोड करना होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं आपके? ठीक है, AUGC। ठीक है, हम RNA की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में DNA से mRNA का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसी mRNA को रीड करके बाद में क्या बनता है, उससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है, उससे तो होता क्या है कि अब क्या हुआ, जब ये लोग आए तो उन्होंने कहा भाई कि भाई 4 अमीनो एसिड्स हैं, सॉरी 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो ये कितने के लिए कोड कर सकते हैं? अगर आप 4 नाइट्रोजनस बेसिस पे कितने के लिए कोड कर सकते हैं? सिर्फ 4 अमीनो एसिड के लिए कोड कर पाएंगे, उससे ज़्यादा के लिए तो कोड नहीं कर सकते। सपोज एक के लिए ए कोड करेगा, एक के लिए यू, एक के लिए जी और एक के लिए सी, तो ये कंडीशन होगी कि एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, तो इस हिसाब से तो 4 ही अमीनो एसिड के लिए कोडिंग हो पाएगी, बाकी के तो रह जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, फिर तो ये अब दूसरी कंडीशन फिर आई कि भाई सपोज ये मान लेते हैं कि दो दो के लिए कोड कर रहे हैं, तब ठीक है, दो सीक्वेंस है मतलब डबल में। अभी ये नहीं मालूम है कि ट्रिपलेट सीक्वेंस आ रही है। ठीक है, अब इन्होंने बोला दो दो में कोड कर लेंगे, सपोज कि AU, GG। ठीक है, UU, CC, इस तरीके से। तो अब जैसे ये तो था 4 की पावर 1, तो ये हो गए 4 टाइप के हो गए। ठीक है, अब अगर मैं इसको 4 की पावर 2 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 16। ठीक है, तो कितने अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर पाएंगे? ये केवल 16 अमीनो एसिड के लिए कोड कर पाएंगे, तब भी 20 पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर आए तीसरी कंडीशन, यहाँ पर इन्होंने 4 की पावर 3 लिया कि ट्रिपलेट के फॉर्म में अगर हम इनको लेके देखें, तो जब इन्होंने ट्रिपलेट के फॉर्म में देखा कि भाई तीन तीन कोडॉन का है, AUG है, AUC है, AGC है। ठीक है, तो इस तरीके से जब इन्होंने करा तो ये कितने बन गए, 64 बन गए। ठीक है, 4 × 4 × 4। ठीक है, 4 को सोच रखो, 64, तो कितने बन गए ये, 64। अब ये बन गए आपके 64, जो कोडॉन्स थे वो कितने बन गए आपके, 64 बन गए। ठीक है, तो अब ये 64 कितने के लिए कोड करने हैं, 20 के लिए कोड करने हैं। तो ये तो ठीक है भाई कि 20 के लिए 64 कोड कर सकते हैं, लेकिन क्या 20 के लिए 16 कोड कर पाएंगे? नहीं। ठीक है ना, तो ये
तब इस चीज़ के ऊपर समझा गया था। तो इसी को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये शुरुआत कैसे हुई ट्रिपलेट कोडॉन की, उसी के ऊपर बात करेंगे। ट्रिपल कोड कहाँ से आया, ठीक है। तो 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस थे, बिल्कुल सही बात है, जो कि ये चारों थे जिसकी अभी हमने बात करी। तो इन्होंने कहा कि अगर कोडॉन सिंगलेट होता तो ये वाली कंडीशन आ जाती, तो ये 4 प्रकार के ही कोडॉन बन पाते, ठीक है। और अमीनो एसिड कितने कोड करने हैं, 20 टाइप के, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही थी, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन इन्होंने कहा कि भाई अगर जेनेटिक कोड को हम डबलेट मान लें, ठीक है, अगर जेनेटिक कोड को डबलेट मान लें यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजनस बेस, जैसा अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, वैसे ही तो उस केस में भी 64 कोडॉन्स ही बन पा रहे थे, ठीक है, 16 कोडॉन्स ही बन पा रहे थे, सॉरी 64 बोल दिया मैंने, 16 कोडॉन्स ही बन पा रहे थे, लेकिन अमीनो एसिड कितने हैं, 20 हैं, तो ये 16 कोडॉन तो इनसफिशिएंट हो जा रहे हैं इनके लिए, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर अगली कंडीशन जब आई तो इन्होंने, फिर जो गैमो थे, इन्होंने ही बोला कि पॉसिबल है कि जो 3 लेटर कोड है यानी कि जो ट्रिपलेट कोड है ये 3 नाइट्रोजनस बेस का बना हो सकता है, ठीक है। तो फिर जब इन्होंने इस चीज़ को स्टडी करा, फिर जब देखा, तब इन्हें समझ में आया कि हाँ 64 कोडॉन्स बन रहे हैं जेनेटिक कोड में, ट्रिपलेट कोडॉन में, ठीक है। और उन्होंने फिर ये बोला कि जो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए तो 64 कोडॉन्स इनफ है, सफिशिएंट है, बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर आई यहाँ पर जेनेटिक कोड की कहानी, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका ट्रिपलेट वाला जेनेटिक कोड। तो ये आ जाता है आपका जेनेटिक कोड जो किस फॉर्म में, आपकी ट्रिपलेट फॉर्म में है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म में है तो हम ट्रिपलेट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो एक इधर आ जाएगा, एक UCAG पहला, फिर दूसरा UCAG, फिर तीसरा UCAG, 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 ठीक है ना। तो पहला यहाँ से आ गया, दूसरा यहाँ से आ गया और तीसरा यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये तीनों आ गए, तो टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पर, 64 कोडॉन्स बन गए। कितने कोडॉन्स बन गए आपके, 64, ठीक है, जो किसके लिए बनेंगे, आपके 20 अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर हम इसके फीचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी इससे पहले एक चीज़ और समझते हैं। अभी तो हमने गैमो की बात करी है, तो अभी यहाँ पर क्या हुए, जो खुराना जी थे, हरगोविंद सिंह खुराना, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या करा, अलग अलग टाइप के जो आरएनए थे उनके होमोपॉलीमर बनाए, ठीक है। इन्होंने क्या करा, he synthesized different types of या different RNA होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब हो गया कि एक जैसे, ठीक है। होमोपॉलीमर बनाए इन्होंने एक तो, और दूसरे कोपॉलीमर बनाए, ठीक है, दूसरे क्या बनाए, कोपॉलीमर बनाए, ठीक है। हरगोविंद सिंह खुराना ने क्या किया, इन्होंने अलग जो आरएनए थे, एक तो आरएनए पे जो सीक्वेंस है वो तो है ही है, तो इन्होंने क्या करा था, उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करा और होमोपॉलीमर की सीक्वेंस बनाई और दूसरे कोपॉलीमर की सीक्वेंस बनाई, ठीक है। होमोपॉलीमर का मतलब होता है जब एक जैसे न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस हो, जैसे यू 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 हो गए, ठीक है, इस तरीके से, या फिर ए हो गए, इस तरीके से ये सीक्वेंस बनाई इन्होंने। फिर कोपॉलीमर यानी कि जैसे AU, 2 अमीनो एसिड्स मिलाकर AU 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 AU, इस तरीके से। तो ये सीक्वेंस किसने बनाई, खुराना जी ने क्या करा, ये जो आर्टिफिशियल सीक्वेंस थी ये इन्होंने बनाई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे निरेनबर्ग, इन्होंने क्या करा था, दूसरे साइंटिस्ट थे आपके कौन, निरेनबर्ग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेल फ्री मीडियम बनाया, सेल फ्री मीडियम, सेल फ्री सिस्टम कह लो या सेल फ्री मीडियम कह लो, इन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम बनाया, ठीक है। किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी कि लैब में कराई प्रोटीन सिंथेसिस,
ठीक है, और कौन किसकी प्रोटीन सिंथेसिस कराई? ये जो होमोपॉलीमर बनाए गए थे खुराना जी द्वारा, इनकी सिंथेसिस उन्होंने कराई। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि कौन से कोडॉन जो है वो किस अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, सेल फ्री सिस्टम बनाया, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इन्होंने क्या करा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल फ्री सिस्टम बनाया। और क्या करा, जो खुराना जी ने ये होमोपॉलीमर बनाए थे, इसी से इन्होंने क्या करी, प्रोटीन बनाई। और क्यों बनाई? टू अंडरस्टैंड। और क्या करा इन्होंने? सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस किसके बना रखे? ये आरएनए होमोपॉलीमर है, जो इस चीज़ को लिख देते हैं। तो ये आरएनए होमोपॉलीमर है, जो होमोपॉलीमर है, और जो ये कोपॉलीमर है, इससे क्या बनाया इन्होंने? प्रोटीन बनाई। ठीक है, इससे बनाई इन्होंने प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बनाई इन्होंने इससे। क्यों? टू अंडरस्टैंड ठीक है, क्यों बनाई इन्होंने? टू अंडरस्टैंड to understand which which codon has made which codon has made which amino acid, which amino acid। ठीक है, ये क्यों बनाया इन्होंने? ताकि ये जानना चाह रहे थे कि जो कौन से कोडॉन हैं वो कौन से अमीनो एसिड की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तब उसी से पता चला कि भाई अगर यू 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 है तो वो क्या बनाएंगे, ए यू यू है तो वो कौन सा अमीनो एसिड बनाएंगे, यू ए है तो वो कौन सा अमीनो एसिड बनाएंगे। तो इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया। ठीक है, तो इनकी काम की वजह से ही ये इतने फेमस हुए। ठीक है, तो हुआ क्या, इन्होंने ये सब काम किया, और उसके बाद तब हम ये बांध पाते हैं जेनेटिक कोड में कि जैसे यू 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 है, जैसे ये यू 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 है, ये किसके लिए कोड कर रहा है? यू यू ए है, ये किसके लिए कोड कर रहा है? यू यू जी है, ये किसके लिए कोड कर रहा है? तो ये सब चीज़ें हम इसमें जान पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो लिखी गई है, ये काफ़ी स्टडी करने के बाद इन सबको निकाला गया है कि भाई कौन से जो कोडॉन है वो कौन से अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान में रखिएगा कि कौन सा स्टार्टिंग कोडॉन है, कौन से आपके स्टॉप कोडॉन है। तो इसमें यू ए एंड यू ए जी एंड यू जी ए, ये 3 कोड जो है इनको स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। और ए यू जी ये है आपका स्टार्ट कोडॉन, और ये मिथियोनाइन के लिए भी कोड करता है। ठीक है, ठीक है ना। तो जो आपका इनिशिएशन कोडॉन भी बोलते हैं हम इसको। तो अगर जैसे एमआरएनए की सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है, मतलब जो ट्रांसलेशन जब शुरू होगा तो इसी को रिकॉग्नाइज करा जाएगा, यानी कि यहीं से शुरू होगा, इस कोडॉन की वजह से स्टार्ट होगा। और एंड किसकी वजह से होगा? जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा उसमें, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके फीचर्स में। ठीक है ना, कि अब फीचर्स क्या क्या हैं जेनेटिक कोड के। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो जेनेटिक कोड क्या है? ट्रिपलेट है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि जो जेनेटिक कोड है वो क्या है? ट्रिपलेट है आपका। जो जेनेटिक कोड है वो क्या है? ट्रिपलेट है। ठीक है, पहली चीज़ जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ठीक है, यानी कि उसमें 3 अमीनो एसिड के सीक्वेंस है। ठीक है, यही हमने बोला है ना। ठीक है, 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। हाँ, इसके कहने का मतलब क्या है कि 3 कोडॉन ऐसे हैं, अब क्योंकि 64 कोडॉन है ना, टोटल 64 कोडॉन है टोटल, इनमें से 3 क्या है? स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, तो 61 कोडॉन्स तो ऐसे हैं जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, और 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं। ठीक है ना। ठीक है, अब एक चीज़ और आ जाती है, एक कोडॉन कोड करता है एक अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, इसको अनएम्बिगस बोलते हैं। एक कोडॉन कोड करता है, 1 कोडॉन कोड फॉर 1 कोडॉन
कोड फॉर वन अमीनो एसिड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वन कोडॉन कोड फॉर वन अमीनो एसिड। जैसे अगर मैं यहाँ इसकी बात कर रही हूँ तो जैसे AUG है, ये मिथ्योनाइन के लिए कोड कर रहा है, बट AUA है, ये मिथ्योनाइन के लिए कोड नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, तो यही इसके कहने का मतलब है। ठीक है ना, कि एक अमीनो एसिड के लिए एक जेनेटिक कोड ही कोड करेगा। ये हो सकता है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन कोड करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यही कोडॉन एक ये वाला अमीनो एसिड भी बना देगा और दूसरा अमीनो एसिड भी बना देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये एक कोडॉन है तो ये एक ही अमीनो एसिड बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। अगर ये AUG है तो ये सिर्फ मिथ्योनाइन के लिए ही कोड कर सकता है, किसी दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर सकता। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये हो गया है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह सकते हैं, वन कोडॉन कोड फॉर वन अमीनो एसिड। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज अनएम्बिगस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, दूसरा चीज, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको हम बोलते हैं डीजेनरेट। ठीक है, ठीक है, तो एक अमीनो एसिड तो एक ही कोडॉन से कोड होगा। ठीक है, मतलब ये कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। AUG मिथ्योनाइन बना रहा है तो मिथ्योनाइन को ही कोड करेगा, किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब तो ये है एम्बिगस का, सॉरी एनएम्बिगस का। दूसरा इसने बोला है कि एक से ज़्यादा कोडॉन एक कोड के लिए कोड कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ आप देख सकते हैं UAA UUE, देख लो ना पे ल्यूसिन के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही, ये भी उसके लिए कोड कर रहा है और ये भी, ये दोनों ही सेम चीज़ के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। ठीक है, ठीक है, फिर तीसरा इसमें आ जाता है आपका कि इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं होती है। ठीक है, कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन, ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाता है अगला कि द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होगा एक जैसा होगा बिल्कुल सब में। तो जो ये जेनेटिक कोड होते हैं ये सभी में, अगर हम बैक्टीरिया से भी बात करें, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक सब में ये क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम चीज़ होती है। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि अगर मैं यू की बात कर रही हूँ तो ये बैक्टीरिया में भी फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा और ह्यूमन में भी ये फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नियरली यूनिवर्सल। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है जो कि बहुत ही कम है, कि कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन हैं और कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं जिनमें ये थोड़ा सा अलग होता है। अदरवाइज ये लगभग सब में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मतलब को हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन बननी है तो जो कोडॉन कोड कर रहे हैं वही सेम कोडॉन बैक्टीरिया में भी कोड करेंगे उसी चीज़ के लिए। जैसे अभी आपने सुना होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाते हैं, तो उसमें हम बैक्टीरिया में अपने ह्यूमन जीन को डालते हैं वेक्टर में, देन आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंसुलिन भी बनाई जाती है। तो उस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ, अब एक चीज़ और, AUG हैज़ डुअल फंक्शन, इट कोड्स फॉर मिथ्योनाइन एंड ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन। ठीक है, बिल्कुल सही। और बाकी ये तीनों UAA UAG एंड UGA ये है आपके स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन। अगर ये कोई सीक्वेंस चल रही है, सपोज यहाँ से स्टडी करते हुए आ रहा है, अब यहाँ पर UAA आ गया तो यहाँ पर आके ये रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ट्रांसलेशन चल रहा है या सिंथेसिस चल रही है, प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है, तो उस समय पर जैसे ही ये UAA आएगा प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है ना। अब आ जाता है म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। ठीक है, देखिए बच्चों, म्यूटेशन हमने जब इससे पहला वाला जो चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें भी हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था सभी तरीके का, तो इसमें भी थोड़ा सा दिया हुआ है इन्होंने म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। हाँ ठीक है, कि छोटे लेवल पे पॉइंट म्यूटेशन की बात होगी इसमें। ठीक है, तो अब म्यूटेशन भैया सीधी सी बात है कि कुछ अचानक से कोई चेंजेस आ जाते हैं जब बॉडी में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अब अगर म्यूटेशन भैया छोटे लेवल पे हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन है,
जेनेटिक लेवल पे अगर हो गया है तो हम जानते हैं कि अगर आप डीएनए में एक बेस अगर गड़बड़ हो गया तो फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, तो आरएनए भी खराब बनेगा, और फिर उस आरएनए से बनने वाली जो प्रोटीन होगी वो भी क्या बनेगी, खराब ही बनेगी, मतलब म्यूटेटेड रहेगी। अगर डीएनए में म्यूटेशन आ गई है, डीएनए में म्यूटेशन आ गई है, तो उससे जो आरएनए है वो भी म्यूटेटेड बनेगा, देन प्रोटीन जो बनेगी वो भी म्यूटेटेड बनेगी, यानी कि वो फंक्शन कैरी नहीं कर पाएगी जो उसे करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन की, तो उसमें हम देखते हैं कि ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था। अब पॉइंट म्यूटेशन की जैसे हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि बीटा ग्लोबुलिन, ये हम सभी ने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया में। तो जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ थी उसमें हम सभी जानते हैं कि जो आरबीसी की शेप होती है वो नॉर्मल से कैसी हो जाती है, सिकल लाइक हो जाती है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली होता क्या है, उसकी जो अल्फा और बीटा चेन्स होती है उसमें बीटा ग्लोबिन जो चेन होती है उसमें क्या होता है, जो अमीनो एसिड होता है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, यानी कि ग्लूटामिक के उसकी जगह, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, यानी कि GAG हम कह सकते हैं। ये था जो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहा था। इसकी जगह पर क्या हो जाता है, GUG हो जाता है, यानी कि एडेनिन की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पर यूरेसिल आ गया है। तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर ये वैलिन के लिए कोड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक अमीनो एसिड की गड़बड़ी की वजह से क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, जिस वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, अब एक आ जाता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो इसमें दिया हुआ है आपके उसमें। ठीक है, अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ तो क्या हो गया कि एक अमीनो एसिड आ गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर इसकी जगह पर ये आ गया। बाकी कोडॉन तो 3 का था, 3 ही रहा इसमें, लेकिन यहाँ पर इसकी जगह पर एक आ गया जिसकी वजह से सीक्वेंस चेंज हो गई। ठीक है, अब आ जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एक्चुअल में होता क्या है, इसमें 2 चीज़ें होंगी, या तो एक डिलीशन हो सकता है या एडिशन हो सकता है। ठीक है, या तो कोई घट जाएगा। अब घटने में क्या है कि या तो एक जेनेटिक कोडॉन, जैसे कोडॉन की अगर हम बात करें तो उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, एक लेटर कम हो जाएगा, या 2 लेटर कम हो जाएंगे, या 3 लेटर कम हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमने बोला कि 3 अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस है, सॉरी क्या कहते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है ये, जो जेनेटिक कोड बन रहा है। ठीक है, अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कि ये एक फ्रेम है, राम हैज़ रेड कैप, ये एक फ्रेम है। ठीक है, आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में मैं बता रही हूँ। उसमें फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, यानी कि रीडिंग फ्रेम चेंज होगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल ठीक है, देखो RAM 3 है, इसमें भी 3 है, 3 है, 3 है। ठीक है ना, अभी हमने बोला कि कोडॉन में कितने हैं आपके, 3 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 3 3 है। अब इन्होंने क्या किया, एक लेटर B, इफ़ वी इंसर्ट अ लेटर B इन बिटवीन HASNRED, अब हैज़ और इसके बीच में इन्होंने एक लेटर डाल दिया B, अब ये लेटर डाल दिया B। ठीक है, तो अब इससे क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब ये तो 3 ही का ही बन सकता है, जो कोडॉन है वो तो कितने का बन सकता है, केवल 3 नाइट्रोजन बेसिस का बन सकता है। तो यहाँ पर तो ये ठीक आया राम, इधर HAS तक भी ठीक आया। ठीक है, यहाँ तक ठीक आया, लेकिन जब B इंसर्ट करा तो यहाँ पर पहले RED था, लेकिन B के आने से अब ये सीक्वेंस BRE हो गया। ठीक है, और यहाँ पर D अलग हो गया इससे, अब ये D इधर से अलग होगा तो इसके साथ चला जाएगा, तो ये DCA हो गया ये, और P यहाँ पर अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो ये हो गया कि एक इंसर्ट किया। अब अगर 2 लेटर इंसर्ट करते हैं ऐसे ही, BI को इन्होंने इंसर्ट किया, 2 लेटर इंसर्ट करे, तो भाई जो आगे के हैं वो तो सही में रहेंगे, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया। B और I के ऐड होने से फिर क्या हो गया, यहाँ पे R और E पुराना था यहाँ पर, लेकिन R रहेगा, फिर ये शिफ्ट होता चला जाएगा। तो जहाँ पहले ये 3 3 3 कोडॉन 3 का है ना, यहाँ पे भी 3 का ही रहेगा, लेकिन फ्रेम क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, ठीक है ना, P अलग छूट गया। इस वाले में फिर क्या हुआ, यहाँ पर भी 3 का कोडॉन, 3 का कोडॉन, फिर BI आने की वजह से R तो इधर इसके साथ आ जाएगा, B और I के साथ, फिर ये EDC और AP फिर अलग हो गया। लेकिन अगर 3 को इंसर्ट कर देते हैं, अगर हम, अब हमने क्या करा, 3 लेटर को इंसर्ट किया है, BIG डाल दिया हमने,
तो राम तो ठीक है, हैज़ ठीक है, BIG आया, RED और CAP। तो अगर हम इसको पुराने वाले में देखें तो उसमें क्या था, राम हैज़ रेड कैप। ठीक है, अगर मैं लास्ट इसको देखूं तो इसमें ये BIG यानी कि तीनों लेटर ऐड हुए तो इसके फ्रेम में कोई चेंज नहीं हुआ। देखो, राम हैज़ रेड कैप, ये तो रहा, फ्रेम तो सेम रहा, बस एक इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो फ्रेम में चेंज नहीं आया है। ठीक है, लेकिन जो इससे पहले वाले थे, जो एक लेटर या दो लेटर जब डल रहे थे, तो उसकी वजह से उसके फ्रेम में क्या हुआ था, चेंज आया था। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसमें क्या किया इन्होंने, डिलीट किया है। अभी तक हमने ऐड किया था, अब हम डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले वाले में क्या करा इन्होंने, ठीक है, राम हैज़, अब इसमें से इन्होंने आर को हटा दिया है। अगर इसमें से अब इन्हें कहूँ आर को हटा दिया, अब आर को हटा दिया तो क्या बचा है, राम बचा। ठीक है, HAS बचा। ठीक है, अब आर हट गया है तो ED, अब CAP था, लेकिन अब क्योंकि रीडिंग फ्रेम जब हम लेते हैं तो हम बोलते हैं कि कोडॉन कितने को उसका है, 3 लेटर का है कोडॉन, तो वहाँ पर क्या हो गया, ये भी 3 लेटर के लिए कोड करेगा, तो यहाँ ये छूट जाएगा। ठीक है, फिर एक सेम चीज़ ऐसे ही और हो जाएगी। अब इसने आर के साथ ई को भी हटा दिया है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ तो सेम रहेगी। ठीक है, अब आर के साथ ई, तो ई भी डिलीट हो जाएगा यहाँ से, तो फिर DCA, फिर PA किल। अब मैं यहाँ अगर तीनों को हटा दिया, ठीक है, ये देखो राम हैज़ कैप। ठीक है, तो इससे क्या, ये जो अभी जो एग्जाम्पल आया, इससे क्या समझ में आया कि जो इंसर्शन एंड डिलीशन है, अगर ये 1 और 2 बेसिस का है तब तो रीडिंग फ्रेम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर 1 या 2 नाइट्रोजनस बेसिस का डिलीशन और इंसर्शन है तो उससे क्या हो जाएगा, जो रीडिंग फ्रेम होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रीडिंग फ्रेम है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, रीडिंग फ्रेम क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब आ जाता है TRNA द अडेप्टर मॉलिक्यूल में। ठीक है ना, तो क्योंकि अब हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है, तो अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे TRNA के बारे में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये TRNA का स्ट्रक्चर है आपके सामने, जो इसमें डायग्राम बना हुआ है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दिया था आपके हॉली ने, किसने दिया था ये, हॉली ने। ठीक है, इन्होंने दिया था। ये किसकी तरह काम करता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, इसके पास एंटीकोडॉन लूप होता है, ये रहा इसका एंटीकोडॉन लूप, यानी कि अगर ये TRNA का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर रहेगा एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, ये ठीक है, तो ये रहेगा इसके अंदर एंटीकोडॉन लूप यहाँ। ठीक है, अब ये तो रहेगी mRNA की सीक्वेंस। ठीक है, अब ये आके बाइंड करेगा, ये कोडॉन है और इसके अंदर ये क्या है, एंटीकोडॉन लूप है इसके अंदर यहाँ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, एंटीकोडॉन लूप है इसमें। ठीक है, अब क्या होता है, इसके भी साइड्स हैं अलग अलग। ठीक है, 5 प्राइम साइट और 3 प्राइम साइट। ठीक है ना, तो इसकी जो 3 प्राइम साइट रहती है वहाँ पर ये क्या करता है, अमीनो एसिड को बाइंड करके लेके आता है। ठीक है, इसको अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड बोला जाता है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो एंटीकोडॉन लूप है इसका, और ये क्या है, mRNA कोडॉन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, सेरिन। ठीक है, और ये क्या है आपका टायरोसिन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, अमीनो एसिड को बाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो जब TRNA मॉलिक्यूल आएगा तो अपने साथ क्या करता है, अमीनो एसिड को लेकर आता है। ठीक है ना, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको अडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो इट हैज़ एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। ठीक है, बिल्कुल सही जो अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, TRNA हैज़ एंटीकोडॉन लूप एट द बेस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन, तो ये जो कोडॉन है इसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यहाँ पर एंटीकोडॉन लूप होता है। ठीक है, ईच TRNA बाइंड विद स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो अलग अलग जितने अमीनो एसिड है उतने टाइप के TRNA मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि हर TRNA जो है स्पेसिफिक है अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी कोडॉन है ना, इसी वजह से
हर टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आता है, ठीक है। वन स्पेसिफिक टीआरएनए विद एंटीकोडन यूएसी कॉल्ड इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है। देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, हाँ स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है, बिल्कुल सही। क्लोवर लीफ लाइक मॉडल होता है या फिर इन्वर्टेड एल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इतना बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, अब जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। अब आ जाता है द जेनेटिक कोड, क्वेश्चन है ये, द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड अ डी जनरेट कोड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि डी जनरेट कोड क्यों कहते हैं, ठीक है। वन कोडॉन हैज़ मैनी मीनिंग, वन मोर देन वन कोडॉन हैज़ द सेम मीनिंग, वन कोडॉन हैज़ वन मीनिंग, ये तो अनएम्बिगस वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है, ये सही चीज़ है। तो ये रहेगा आंसर, मोर देन वन कोडॉन हैज़ द सेम मीनिंग, यानी कि एक से ज़्यादा कोडॉन कोड करते हैं सेम अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। अब आ जाता है अगर 999 बेसिस है एक आरएनए में, जो कि 30 विच कोड्स फॉर द प्रोटीन विथ 33 अमीनो एसिड्स, सॉरी, एंड द बेस, ठीक है, डिलीटेड सच द लेंथ ऑफ द आरएनए बिकम्स 998 बेसिस, हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी ऑल्टर्ड। तो इसने आपको बोल दिया है कि जो टोटल बेसिस थे वो कितने थे, 999 थे, ठीक है। और उसमें से क्या हुआ, जो 901 बेस थे वहाँ पे क्या हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई है, डिलीशन हो गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, डिलीशन से पहले वाली सीक्वेंस तो सेम रहती है, जो कि अभी हमने फ्रेम शिफ्ट में भी देखा था कि जो डिलीशन या एडिशन से पहले वाली जो सीक्वेंस होती है वो सेम रहती है। यानी कि अब अगर हम इसमें से देखें तो कितने बेसिस में ऑल्टरेशन आएगा, तो इसमें से 901 करेंगे तो लगभग 98 नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे रहेंगे, क्योंकि 901 वाले नाइट्रोजनस बेस के पे दिक्कत हुई है ना, तो उसके बाद के जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसमें ऑल्टरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये रहेंगे, और एक कोडॉन कोड करता है आपके किसके लिए, सॉरी, कोडॉन कितने का बना होता है, 3, ठीक है, 3 नाइट्रोजनस बेसिस का बना होता है ना। तो डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग कितना, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3, तो लगभग 3 6 18, 32.6 के आसपास आ जाएगा, यानी कि लगभग 33, तो आंसर वो भी 33, ठीक है। फिर आ जाता है मैच द कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसका फर्स्ट वाला ही ठीक है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हैं बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।